Hi, good evening, everyone. Hi, Nishu. Hi, Dikshita. Hi, Surendra. हेलो, कैसे हो सब लोग? चलो, सो शुरू करते हैं एक और सेशन। हाय ध्वनि। um, इसमें कुछ अच्छे सेट्स डिस्कस करेंगे वापस, ठीक है? सो या, हियर कम्स द पीपीटी गाइस. So yes, let's begin. Okay. Sure. Yeah, just make sure that all of you have joined this Telegram group, guys. And here is the data for the first set. So take 3 minutes to read the data. अब ऐसे सेट को सॉल्व करने का एक टेक्निक है दोस्तों. So I'll give you idea about that, but first you give a try. Then we'll discuss the correct approach to tackle this question. और ऐसा क्वेश्चन कैट में आ चुका है, मतलब बाइनरी लॉजिक के फॉर्म में आ चुका है. दिस इज नॉट द बाइनरी लॉजिक जिसमें वो ट्रूथ लाइज वाला रहता है ना, बट सिमिलर टू दैट यू कैन से. हाय, गुड इवनिंग गाइस. The king of Ferryrule came to know that a dishonest merchant is deceiving the people of his kingdom. So he called his minister, his commander, and a priest. These three persons and the king, मतलब total चार लोग हैं. They visited one after the other, each disguised as one among peasant, blacksmith, cobbler, or and a potter. Right? Not necessarily in that order. पॉसिबिलिटी काफी सारी बन सकती है ना ध्वनि. डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जैसे सपोज हमारे कौन कौन विजिट किया था. सो किंग अलोंग विथ हिज मिनिस्टर, कमांडर, प्रीस्ट है. तो ऐसा भी हो सकता है किंग कोबलर है, ये पीजेंट है, ठीक है, ये ब्लैकस्मिथ है और ये पॉटर है. या ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉटर है, ठीक है, ये पीजेंट है, ये कोबलर है, ये ब्लैकस्मिथ है. तो ऐसा कुछ भी हो सकता है ना. एंड कीपिंग दैट इन माइंड यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन. जो भी पॉसिबिलिटी बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको आंसर करना है. कैसे सिर्फ यहां पे मैं एक चीज आपको बता देता हूं. देखो यहां पे क्या रूल यूज होता है वो समझ लो पहले, फिर आप एक बार रीड करो. इफ ए इंप्लाइज बी, दैट डजंट मीन के इफ ए, आई मीन दैट डजंट मीन दैट ए डैश इंप्लाइज बी डैश. ये गलत है. बट श्योरली बी डैश इंप्लाइज ए डैश. समझ में आ रहा है दोस्तों? इफ ए इंप्लाइज बी देन बी डैश इंप्लाइज ए डैश. अब इसका मतलब क्या हुआ यहां पे देखो, ठीक है. तो जैसे मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, इफ ब्लैकस्मिथ इज द कमांडर देन पॉटर इज द प्रिस्ट. इफ ब्लैकस्मिथ इज द कमांडर, अगर ब्लैकस्मिथ कमांडर है तो पॉटर क्या हो जाएगा? प्रिस्ट हो जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ब्लैकस्मिथ कमांडर नहीं है तो पॉटर प्रिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं निकाल सकते. समझ में आ रहा है? ब्लैकस्मिथ अगर कमांडर नहीं भी है तो भी पॉटर प्रीस्ट होता है. समझ में आया? बट अगर पॉटर प्रीस्ट नहीं है तो डेफिनेटली ब्लैकस्मिथ कमांडर नहीं होगा, ठीक है. हाँ, ये साबित किया. पॉटर इज नॉट द प्रीस्ट देन ब्लैकस्मिथ इज नॉट द कमांडर. क्या ये सबको क्लियर है दोस्तों? तो ये लॉजिकल कनेक्शंस कह सकते हो, ठीक है. लॉजिकल कनेक्शन से आपको इसको करना है. कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ऐसा वर्ड यूज होता है इसके लिए. बट वो यार जो स्नैप वगैरह में इजी वाला क्वेश्चन आता है, तो वो थोड़े इजी होते हैं. यहाँ पे ये एक अच्छा पजल है, एक पूरा सेट है एक्चुअली. तो इसमें इतना सिंपल लॉजिकल कनेक्टिव से थोड़ी ना सॉल्व हो जाएगा ये. यू नीड टू थिंक फर्दर.
चलो, क्या सबने डेटा पढ़ लिया दोस्तों? तो यही डेटा मैंने दूसरे स्लाइड्स पे भी रखा है, तो वहां पे भी दिया हुआ है, देखो पूरा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। द मिनिस्टर वाज डिस्गाइज्ड एज। ठीक है, मैं पोल शुरू करूंगा, पोल में सिलेक्ट करना, डोंट रैंडमली टाइप ओवर हियर। सो लेट मी क्रिएट द पोल गाइस। द मिनिस्टर वाज डिस्गाइज्ड एज। आराम से सोच के करो। चलो, सो इसका तो कांट बी डिटरमाइंड आएगा दोस्तों। लेट्स सी नेक्स्ट वन। द पीजेंट डिस्गाइज वाज worn बाय whom? इसमें से पीजेंट कौन था? ठीक है, सो ट्राई फॉर दिस। इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, तो पहले आप ट्राई करो, दैट्स फाइन। इवन इफ यू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस इनकरेक्टली, दैट्स फाइन, बट यू शुड नो कि आपने गलती क्या करी है। ठीक है ना? चलो, एक काम करते, दूसरे क्वेश्चन ले लेते। पहले आप ट्राई कर लो। इन हाउ मेनी वेज कुड द फोर पर्सन्स हैव डिस्गाइज देमसेल्व्स? कितने अलग अलग वेज में चार लोगों डिस्गाइज हो सकते थे? ठीक है, तो सिलेक्ट योर आंसर। अभी अगर आपने अब तक सही एनालाइज किया है तो ये क्वेश्चन सही होगा।
Sure. So let's look at that, guys. Everyone. So let's understand. And there is fourth question. बट ये तो तभी होगा जब हमें क्वेश्चन समझ में आया है. तो फिर से एक बार समझते हैं कि सपोज एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ये क्वेश्चन को समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए कि दोस्तों ए बी सी डी आर वन ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर एंड फार्मर. वी डोंट नो हु इज व्हाट. इफ ए इज डॉक्टर, बी इज एन इंजीनियर, मतलब ए अगर डॉक्टर है तो बी डेफिनेटली इंजीनियर होगा. उसका मतलब ये हुआ कि अगर बी इंजीनियर नहीं है तो ए डॉक्टर भी नहीं होगा. ये तो मैंने समझाया आपको, ठीक है, ये तो सबको पता है. फिर दोस्तों इससे अब क्या इंटरप्रेट कर सकते हो बताओगे? इफ सी इज नॉट अ फार्मर, डी इज मैनेजर. दैट मींस इफ डी इज नॉट द मैनेजर देन सी इज फार्मर. ये तो इंटरप्रेट कर ही सकते. इसके अलावा सी क्या हो सकता है अमंग डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर एंड फार्मर? सी क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्या बताओगे? You can actually, yes, Dhwani saying C can be doctor or engineer. अरे C can be farmer also ना, C can be farmer also. कि C farmer है तो D मैनेजर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो डॉक्टर और इंजीनियर ही होगा? तो guys, can I say C definitely cannot be manager and D definitely cannot be farmer? क्या आप ये अग्री करते हो? थोड़ा सोचो. क्यों? क्योंकि सी अगर फार्मर नहीं है तो मैनेजर तो वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मैनेजर डी हो जाएगा. एंड अगर सी फार्मर है तो भी वो मैनेजर नहीं होगा. अगर सी खुद फार्मर है तो वो मैनेजर नहीं होगा. और अगर सी फार्मर नहीं है तो मैनेजर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा. तो अल्टीमेटली सी मैनेजर नहीं हो सकता. क्या ये समझ में आया दोस्तों? सो इससे मैं श्योरली कह सकता हूं कि सी, अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया है ना, इफ नॉट देन, ऐसा वाला स्टेटमेंट दिया है, मतलब पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो उससे आप डेफिनेटली कह सकते हो कि सी मैनेजर नहीं हो सकता एंड सिमिलरली डी फार्मर नहीं हो सकता. क्या ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस नो लिख दो इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. तो फिर हम केस स्टडी को एनालाइज कर सकते हैं और इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये सिनेरियो. ठीक है, चलो. सो लेट्स अंडरस्टैंड दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड. मैं यहां पे एनालाइज कर रहा हूं. यहां पे आपको कौन सा स्टेटमेंट इफ नॉट देन वाला दिख रहा है? कैन यू जस्ट टाइप द स्टेटमेंट नंबर अमंग द 6 स्टेटमेंट्स? कौन सा स्टेटमेंट इफ नॉट देन वाला है? मतलब इफ नॉट पहला नेगेटिव होना चाहिए, फिर सेकंड पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए. कैन आई से स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 5? एवरीवन देखो, इफ कोबलर इज नॉट प्रीस्ट देन पीजेंट इज द कमांडर. तो कैन आई से, इससे मुझे ये पता चला कोबलर कभी कमांडर नहीं हो सकता. कोबलर कभी कमांडर नहीं हो सकता एंड पीजेंट जो है वो कभी प्रीस्ट नहीं हो सकता. क्या ये अग्री करते हो? पीजेंट प्रीस्ट नहीं हो सकता. सिमिलरली इफ पीजेंट इज नॉट मिनिस्टर देन पॉटर इज द किंग. तो कहने से पीजेंट यहां पे किंग भी नहीं हो सकता एंड पॉटर आपका मिनिस्टर नहीं हो सकता. क्या ये समझ में आया सबको? एवरीवन, अब मेरा क्वेश्चन यहां पे आसान हो गया. अब मुझे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है. किसके लिए? पीजेंट से मैं शुरू करता हूं. मुझे पता है पीजेंट कैन ईदर बी मिनिस्टर और इट कैन बी कमांडर. डू यू एग्री विद दिस? अब मैं पीजेंट को मिनिस्टर ले लेता हूं. ठीक है, अब यहां पे देखो, इफ पीजेंट इज द किंग देन ब्लैकस्मिथ इज नॉट द मिनिस्टर. ठीक है, इफ पीजेंट इज द किंग देन ब्लैकस्मिथ इज नॉट द मिनिस्टर. कैन आई से यहां पे ब्लैकस्मिथ तो आपका मिनिस्टर नहीं है. ठीक है ना? ब्लैकस्मिथ, अगर ब्लैकस्मिथ मिनिस्टर है, अगर ब्लैकस्मिथ आपका मिनिस्टर है तो पीजेंट क्या हो जाएगा? पीजेंट किंग नहीं हो सकता. पर ब्लैकस्मिथ तो यहां पे डेफिनेटली मिनिस्टर नहीं है. डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? मिनिस्टर हमने किसको लिया है? पीजेंट को लिया है, राइट? तो ब्लैकस्मिथ इज नॉट द मिनिस्टर. हाँ, वाइस वर्सा तो हम नहीं देख सकते. ठीक है ना? पीजेंट इज द किंग, पर पीजेंट तो किंग नहीं है ना? तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते. तो दोस्तों और कौन सा स्टेटमेंट हम ले सकते हैं यहां पे? अगर मुझे देखना है कि ये मिनिस्टर है ना, तो हम कौन सा स्टेटमेंट ले सकते हैं? ठीक है, कैन आई टेक दिस स्टेटमेंट इफ कोबलर इज नॉट द प्रीस्ट? अच्छा, मिनिस्टर वाला एक लेते हैं. इफ पीजेंट इज नॉट द मिनिस्टर देन पॉटर इज किंग.
इफ पीजेंट इज नॉट द मिनिस्टर, तो पर पीजेंट को तो हमने मिनिस्टर लिया है. इफ कोबलर इज नॉट प्रीस्ट देन पीजेंट इज द कमांडर. ठीक है, अगर कोबलर प्रीस्ट नहीं है तो पीजेंट कमांडर हो जाएगा. ठीक है, बट कैन आई से पीजेंट कमांडर नहीं हो सकता? डू यू एग्री विद दिस गाइस? पीजेंट कमांडर नहीं हो सकता, बट कोबलर प्रीस्ट, अगर कोबलर प्रीस्ट है तो पीजेंट कमांडर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो आप वो तो ले ही नहीं सकते. देखो मैंने आपको ऑर्डर क्या बताया था, इफ A implies B then strictly B dash implies A dash. तो हमें उस तरीके से देखना है. समझ में आ रहा है? ओके. सो दोस्तों एक काम करते हैं, हमने पीजेंट को मिनिस्टर ले लिया. ठीक है, अब आपको पता है कोबलर कमांडर हो नहीं सकता, तो कहने से कोबलर सॉरी कमांडर कौन हो सकता है? ब्लैकस्मिथ हो सकता है या पॉटर हो सकता है. डू यू ऑल अग्री विद दिस एवरीवन? यप. ओके. हाँ, सो हम यहां पे केस ले लेते कि सपोज कोबलर ब्लैकस्मिथ ले लेते हैं. ठीक है, कोबलर हम ब्लैकस्मिथ ले लेते हैं. तो अब क्या होगा? इफ कोबलर इज नॉट द प्रीस्ट देन पीजेंट इज द कमांडर. तो कहना है ये वाला तो आपका गलत हो गया. इफ कोबलर इज नॉट द प्रीस्ट तो देन पीजेंट इज कमांडर, राइट? तो कहना है यहां पे यही गलत हो जाएगा आपका. इफ कोबलर इज नॉट द प्रीस्ट मतलब कोबलर को मुझे प्रीस्ट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्रीस्ट नहीं है तो पीजन क्या होना चाहिए? कमांडर होना चाहिए. तो कोबलर को मुझे प्रीस्ट लेना पड़ेगा. तो यहां पे पॉटर क्या हो जाएगा? किंग हो जाएगा. क्या ये समझ में आया? जस्ट एक केस मैंने लिया दोस्तों, राइट? डेफिनेटली ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इफ कोबलर इज नॉट प्रीस्ट देन पीजेंट इज द कमांडर, हमें पता है कि पीजेंट कमांडर नहीं है, राइट? मतलब हमें कोबलर को प्रीस्ट रखना ही पड़ेगा. तो कोबलर प्रीस्ट हो गया, ऐसे फिक्स कर लो, कोबलर प्रीस्ट हो गया. अब आपका यहां पे कमांडर आ सकता है या फिर यहां पे कमांडर आ सकता है. तो मैंने ब्लैकस्मिथ को कमांडर लिया तो ये किंग आ जाएगा. क्या ये जेल हो रहा है या कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? देखो जरा. इफ कोबलर इज नॉट मिनिस्टर देन ब्लैकस्मिथ इज नॉट किंग. तो ये तो सही हो रहा है, कोबलर इज नॉट मिनिस्टर. इफ ब्लैकस्मिथ इज द कमांडर then the potter is the priest. कहना है ये गलत हो गया. If blacksmith is commander then potter has to be priest. ये गलत हो रहा है. तो इससे मुझे पता चला कि ये सिनारियो नहीं हो सकता. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहां पे ब्लैकस्मिथ को कमांडर नहीं ले सकते. तो अगर मैं इसको कमांडर लेता हूं, देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं, अगर आपका ट्रैक छूट गया तो मैं फिर से बताता हूं. स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 5 से मुझे पता चला पीजन कान बी प्रीस्ट और किंग, पॉटर कान एंड कोबलर कान बी कमांडर एंड पॉटर कैन बी मिनिस्टर. ये हमें पता चला. तो पीजन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, मिनिस्टर या कमांडर? तो पहले मैंने मिनिस्टर के लिए ट्राई किया कि अगर मैं पीजन मिनिस्टर लेता हूं, राइट? तो दोस्तों यहां पे देखो सेकंड स्टेटमेंट, इफ कोबलर इज नॉट द प्रीस्ट देन पीजन इज कमांडर. अगर मैं कोबलर को प्रीस्ट नहीं रखूंगा तो पीजन कमांडर होना चाहिए, पर पीजन तो हमने मिनिस्टर रखा है. तो कहना है हमें कोबलर को प्रीस्ट रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अभी क्लियर? तो इसलिए मैंने कोबलर को प्रीस्ट रख दिया. अब मैंने जैसे ही यहां पे सी रखा तो ये थर्ड स्टेटमेंट के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसलिए पता चला कि ब्लैकस्मिथ सी नहीं हो सकता. अगर मैं यहां पे के लेता हूं, अब देखो क्या होगा. अगर मैं यहां पे ब्लैकस्मिथ को मैंने ये ले लिया, ठीक है? तो गाइस अभी किसके साथ में देखेंगे? इफ कोबलर इज नॉट द प्रीस्ट देन पीजेंट इज द कमांडर. तो कोबलर को तो हमने रख लिया है. सिक्स्थ वाला, इफ कोबलर इज नॉट द मिनिस्टर, if कोबलर is not the minister then blacksmith is not the king. तो गाइस ये भी तो गलत हो गया. सो बेसिकली आपको पता चला कि पीजेंट कांट बी मिनिस्टर. क्या ये समझ में आया? पीजेंट आप मिनिस्टर ले ही नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही. तो पीजेंट को कमांडर ले लो. अगर पीजेंट को हमने कमांडर ले लिया, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? इफ पॉटर इज पीजेंट इज नॉट मिनिस्टर देन पॉटर इज द किंग. तो कहने से पॉटर को हमें डेफिनेटली किंग लेना पड़ेगा. अब बचा कौन सा? तो गाइस प्रीस्ट एंड हमारा मिनिस्टर बचा है. तो दोस्तों प्रीस्ट और मिनिस्टर को आप कहीं पे भी रख सकते हो. देखो कोई आप सारे स्टेटमेंट करो, अगर आप ब्लैकस्मिथ को प्रीस्ट लेते हो एंड कोबलर को मिनिस्टर या फिर वाइस वर्सा, कोई भी स्टेटमेंट में कोई तकलीफ नहीं हो. क्या ये समझ में आया दोस्तों? मतलब ये जो पूरा डेटा दिया है ना, उससे सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बन रही है. नाउ चेक फॉर द आंसर्स. तो आपको सारे मिल जाएंगे कि द मिनिस्टर वाज डिस्गाइज्ड एज, तो इट कैन बी ब्लैकस्मिथ और कोबलर. ठीक है, कांट से. फिर यहां पे क्या आएगा? द पीजेंट्स डिस्गाइज वाज worn बाय कमांडर. पीजेंट वाज कमांडर, एज यू कैन सी फिक्स है. नंबर ऑफ वेज 2 हो जाएगा. क्यों? ब्लैकस्मिथ एंड कोबलर शफल हो सकते हैं.
एंड व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? नाउ दिस इज अ ट्रिकी वन दोस्तों, तो एक काम करो, इसको आप पहले लिख लो, फिर वो स्टेटमेंट देखते हैं। सिंपल सा आपको इतना सा टेबल बनाना है और फिर हम वो क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा। इट्स वंस अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। हमें पता है पीजेंट किंग है, ब्लैकस्मिथ कोबलर प्रीस्ट या मिनिस्टर हो सकते हैं, पॉटर किंग है। ठीक है, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड एवरीवन, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? Which of the following statement is sufficient to determine who was disguised as what? अब एडिशनली हमें क्या स्टेटमेंट चाहिए कि जिससे हम पक्के से बता सकते हैं जो वो कोबलर एंड ब्लैकस्मिथ में कंफ्यूजन था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलो, सो गाइज हमें ब्लैकस्मिथ एंड कोबलर में कंफ्यूजन था। नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट बी, इफ ब्लैकस्मिथ इज द प्रीस्ट देन पॉटर इज नॉट द किंग। अगर आप ब्लैकस्मिथ को प्रीस्ट बना दोगे तो पॉटर किंग नहीं हो सकता, बट हमारे हिसाब से ये दोनों तो फिक्स है। अगर मैंने ब्लैकस्मिथ को प्रीस्ट बना दिया तो ये नहीं हो सकता, तो मतलब क्या हुआ, मुझे ब्लैकस्मिथ को मिनिस्टर ही बनाना पड़ेगा एंड कोबलर को प्रीस्ट बनाना पड़ेगा। ये कमांडर, ये किंग फिक्स था, तो हमें एक फिक्स मिल गया दोस्तों। Are you getting this point? So B was that statement which should have been considered, right? Okay, चलो अभी एक और सेट लेते हैं, थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू दिस वन, और वो पूरा अरेंजमेंट बेसिस पे है। ठीक है, ओके, या चलो गाइस, आप सबको पता है ना ये ऑफर वापस आ चुका है प्लस सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, सो इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू टेक, यूज कोड चार्ट एंड डू इट। गो थ्रू द डेटा दोस्तों, 2 more minutes। ठीक है,
किसी भी सेट किया हुआ है क्या पहले? हैज एनीवन सॉल्व दिस सेट बिफोर? नहीं। ओके, बिकॉज दिस इज एन ओल्ड कैट पीवाईक्यू। ठीक है, चलो सो इसमें अरेंजमेंट बनाओ। ठीक है, अच्छा गाइस, एक चीज आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए कि जैसे यहां पे लिखा है पॉला एंड सैली आर टुगेदर इन एग्जैक्टली 2 टीम्स। मतलब आपके लोग कितने हैं? 5 लोग हैं। तो हमें ये नहीं पता है कौन से टीम में कितने लोग हैं, लेकिन हर एक टीम में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो हर एक टीम में 2-2 लोग भी हो सकते हैं, 3-3 भी हो सकते हैं, 4-4 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता है। ठीक है, डेफिनेटली a particular person can be part of more than one team, right? और हर एक टीम एग्जैक्टली 4 लैंग्वेज बोलती है, और कौन सा पर्सन कौन सा लैंग्वेज बोलता है वो ये टेबल में दिया हुआ है आपको। सो कीपिंग दिस इन माइंड, यू नीड टू डू दैट अरेंजमेंट एंड यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ डू वन थिंग, टेक 2 more minutes टू अरेंज द डेटा, मेक अ टेबल एंड आइडेंटिफाई के टीम 1 में कौन होगा, कौन कौन से लैंग्वेज आएंगे टीम 1 में, टीम 2 में कौन होगा एंड कौन कौन से लैंग्वेज आएंगे, टीम 3 में कौन होगा। तो ये आपको पता करना है। सो डेफिनेटली इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, बट या अगर आप अच्छे ध्यान देके करोगे तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मेन चीज यही है कि आपको यही नहीं बताया कि हर एक टीम में कितने लोग हैं, ये नहीं बताया है। Each team speak exactly 4 languages and has the same number of members. Sure. So, guys, here is the first question: who among the following is not a member of Team 2? So, see if you have done some analysis, if you are able to figure out कितना, नहीं तो आप अपना solution continue करो and next question में mark करना। तुक्के मत मारना, आप पहले देखो अगर आपका डेटा अरेंज हो गया है, if you are sure, only then answer the question. Yes. Sure.
सो देखते हैं इसको. आंसर विल बी क्वारंटीन, राइट. हु अमंग द फॉलोइंग फोर पीपल इज पार्ट ऑफ एग्जैक्टली टू टीम्स. इसमें से कौन एग्जैक्टली दो टीम में आता है? ठीक है. अच्छा, how do you rate this set, guys? Is it easy, moderate, or difficult? How do you rate this set, everyone? I mean, based on whatever solution you have got. Moderate. Okay. Sure. Easy to moderate, moderate, fine. No issues. Who among the following is a member of all the team? Guys, इसमें से कौन सारे टीम का मेंबर है? ओके, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इज इट? देखो, कोई भी एलआरडीआई का सेट सॉल्व करने के बाद इजी ही लगता है. सॉल्व करने से पहले ही हमें पता चलता है कि उसकी क्या लेवल है. अब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा. जैसे अभी अगर वो किंग मिनिस्टर वाला सेट दिखाओ तो मोस्ट ऑफ यू वुड फाइंड इट इजी, इजंट दैट दोस्तों? सिमिलरली सॉल्व करने के बाद ये सेट आपको ऐसा लगेगा, अच्छा ऐसा था. तो आप वो चीजों का ध्यान रख सकते हो नेक्स्ट टाइम जब सॉल्व करते हो कि इस तरीके से पॉइंट्स को पिक करना होता है. Sure. One last question and then we'll solve this. Okay. मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है. अगर आपने थोड़ा भी एनालिसिस किया है तो ये पता चल जाएगा आपको. हाँ. Apart from Chinese and English, which languages are spoken by Team One? Guys, ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए. अगर आप ये क्वेश्चन को गलत कर रहे हो मतलब आपका डे 1 है आज या डे 10 है या 100 है, उसे कोई लेना देना नहीं. आपको जो टाइम मिला है, क्योंकि इतना शार्प ऑब्जर्वेशन आपको एग्जाम में रखना पड़ेगा. मैं वही कह रहा था, ये तो इजी क्वेश्चन है. अच्छा लवली, इजी क्यों है बताओगे? हाँ निशु, इजी क्यों है बताओगे? व्हाई इज इट इजी? करेक्ट. पॉइंट नंबर 5 दोस्तों,
करेक्ट, एब्सोल्युटली। एवरीवन सिर्फ ये दो टॉप पॉइंट देखने थे। ईच टीम स्पीक एग्जैक्टली 4 लैंग्वेज। इंग्लिश एंड चाइनीज आर स्पोकन बाय ऑल द 3 टीम्स। तो चाइनीज एंड इंग्लिश के अलावा टीम 1 क्या बोलती है? तो रॉबर्ट इज इन टीम 1, रॉबर्ट स्पीक्स अरेबिक एंड फ्रेंच। अरेबिक एंड फ्रेंच टिक करना था यार, खत्म। क्या आपने इतने 10 मिनट पूरा आपको मिला अब तक ये सेट के लिए, तो आपने इतना तो ऑब्जर्व किया हुआ होना चाहिए ना, ठीक है? ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, हर एक टीम में कितने लोग होंगे? T1, T2, T3, हर एक के अंदर कितने लोग होंगे बताओगे? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ईच टीम? क्या आप ये फिगर आउट कर पाए? सही है, एवरी टीम विल हैव 3 पीपल। और देखो कैसे पता चलेगा एवरी टीम हैज 3 पीपल? ध्यान से सुनो, इसका सोल्यूशन देखते हैं एवरीवन। टीम 1, टीम 2, टीम 3, ठीक है? हमें सीधे सीधे बताया है कि टीम 1 में कौन है? रॉबर्ट इज इन टीम 1। सो रॉबर्ट टीम 1 में, और रॉबर्ट कौन सा लैंग्वेज बोलता है दोस्तों? अरेबिक एंड फ्रेंच बोलता है, अरेबिक एंड फ्रेंच। अच्छा, हर एक टीम चाइनीज एंड इंग्लिश तो बोलती है, चाइनीज एंड इंग्लिश तो हर एक में आएगा, ठीक है? और यहां पे अरेबिक एंड फ्रेंच भी आ गया। तो कहना है 4 लैंग्वेज टीम 1 के हो गए, टीम 1 के 4 लैंग्वेज हो गए। अब इसके अंदर हम कोई भी नया बंदा नहीं, मतलब इसके अलावा का कोई लैंग्वेज ऐड नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? तो गाइस कहना है जो क्वारंटीन है वो टीम 1 में नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये बताया हुआ है कि नो टीम इंक्लूड्स बोथ क्वारंटीन एंड रॉबर्ट, तो वो नहीं हो सकता। सैली बास्क बोलती है, सैली भी नहीं हो सकती टीम 1 में। पॉला हो सकती है एंड टेरेंस हो सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस? तो पॉला और टेरेंस को ही रखना पड़ेगा, पॉला एंड टेरेंस, ये दो ही लोग हो सकते हैं। करेक्ट, ये अग्री करते हो दोस्तों? तो पॉला कौन सा लैंग्वेज बोलती है? चाइनीज एंड इंग्लिश। एंड टेरेंस कौन सा बोलता है? चाइनीज एंड फ्रेंच, ठीक है? चाइनीज एंड फ्रेंच, यही लोग आ सकते हैं। तो देखो यही 4 लैंग्वेज हो गए। अब मुझे एक चीज बताइए, पॉला एंड सैली आर टुगेदर इन एग्जैक्टली 2 टीम्स। तो गाइस कैन आई से 2 टीम में पॉला एंड सैली साथ में है, पॉला एंड सैली साथ में। तो पॉला कौन से लैंग्वेज बोलती है? चाइनीज एंड इंग्लिश, तो यहां पे चाइनीज एंड इंग्लिश तो आ ही गया। और सैली कौन से बोलती है? बास्क एंड इंग्लिश, तो बास्क एंड इंग्लिश आ जाएगा यहां पे, ठीक है? तो हमें एक चीज और बताइए कि बास्क एंड फ्रेंच आर स्पोकन बाय एग्जैक्टली 2 टीम्स। तो बास्क तो 2 टीम हो गई, लेकिन फ्रेंच मतलब टेरेंस कोई एक टीम में और रखना पड़ेगा। अच्छा हमें बताया क्वांटीन इज इन टीम 3, तो क्वांटीन टीम 3 में है, तो क्वांटीन कौन से लैंग्वेज बोल रहा है? डच एंड इंग्लिश, डच एंड इंग्लिश। तो कहना है चाइनीज, इंग्लिश, बास्क एंड डच यहाँ पे हो गया, तो टेरेंस को ही यहाँ पे रखना पड़ेगा। और वो कौन सा बोलेगा? चाइनीज एंड फ्रेंच। तो इसके कौन से हो गए? बास्क एंड फ्रेंच हो गया यहाँ पे। तो 4 लैंग्वेज हो गए, टेबल कंप्लीट हो गया दोस्तों। टेबल 1 कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, क्योंकि आपको पहले ही टेबल टीम 1 के 4 लैंग्वेज मिल गए। तो आप नए लैंग्वेज जो क्वांटीन डच बोलता है या सैली बास्क बोलती है उसको रख ही नहीं सकते, नहीं तो लैंग्वेज बढ़ जाते, ठीक है? फ्रेंच के लिए रॉबर्ट को रिपीट क्यों नहीं किया? कहां पे रिपीट नहीं किया? अरे तो रॉबर्ट के साथ में फ्रेंच के साथ में अफगानी अरेबिक भी तो आ जाती ना, तो 5 लैंग्वेज हो जाती। आदित्य 5 लैंग्वेज हो जाती। अगर मैं यहाँ पे टेरेंस की जगह पे रॉबर्ट रख देता तो 5 लैंग्वेज हो जाते भाई। ईच टीम स्पीक्स एक्जैक्टली 4 लैंग्वेज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ। सो गाइस समझने के बाद ये सेट इजी है। बट देखो अभी कैट के अंदर अगर आप देखोगे ना हिस्टोरिकली, तो अरेंजमेंट के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। इनफैक्ट कैट से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सीईटी में आते हैं अरेंजमेंट के, कि एक सर्कल में 10 लोगों को अरेंज करना है, कुछ अंदर की तरफ फेस, कुछ बाहर की तरफ फेस। इतने कॉम्प्लिकेटेड रेयरली कभी कैट में देखने को मिलेगा अरेंजमेंट का। टीम फॉर्मेशन वाला थोड़ा ट्रिकी आता है, ये आप कह सकते हो टीम फॉर्मेशन है। बाय द वे दिस इज टीम फॉर्मेशन, है ना? तो अभी सारे क्वेश्चन के आपके आंसर हो जाएंगे। जैसे हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ ऑल द टीम्स, इज अ मेंबर ऑफ ऑल द टीम्स। तो कैन यू से पॉला इज मेंबर ऑफ ऑल द टीम्स? ये तो हमने कर लिया था। Yes, who among the following 4 people is part of exactly 2 teams? So Sally is part of exactly 2 teams. बाकी सब एक एक टीम में apply code charted and yeah, my new batch has started from 14 June quant का। उसमें 14 जून से लेके
अक्टूबर 10th तक मैं पूरा आपको कॉन करवाऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पे खाली आप सर्च करो ना, अनअकैडमी कैट चैनल है, अनअकैडमी कैट चैनल पे होता है, मिल जाएगा काजल। अब मेरा नाम भी सर्च कर लो खाली, RONAKSHAH, तो भी मिल जाएगा, ठीक है। बिगिनर्स बैच करके एक बैच चल रहा है, और सबसे बेस्ट है कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो यार। ये QR कोड स्कैन करके ग्रुप में आ जाओ, वहां पे मैं हर रोज लिंक रखता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हर रोज लिंक रखता हूँ। चलो, तो फिर ग्रुप में देखो ना, पिन किया हुआ है लिंक मैंने। या और कोई किसी को क्वेरी है दोस्तों? वी हैव 10 मोर मिनट्स, सो इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस दैट यू वांट, तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो। प्लस स्टूडेंट हो तो हैंड रेज कर दो, अदर स्टूडेंट्स कैन पोस्ट देयर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। या प्रतीक बोलो ना, क्या क्वेरी है आपको? व्हाट्स योर क्वेरी? कितना घंटा पढ़ाई करते हो दोस्तों? हाउ मेनी आवर्स आर यू एबल टू स्पेंड फॉर कैट प्रिपरेशन, इंक्लूडिंग द क्लासेस दैट यू अटेंड? एवरीवन, कैन यू प्लीज राइट डाउन द नंबर ऑफ आवर्स ऑन एन एवरेज दैट यू आर एबल टू स्पेंड? इज इट 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स? और अगर आप मतलब कैट की बुक पे ही सो जाते हो तो 24 आवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। या So Aditya is asking, sir, ideal attainment mock right now in LRDI. Aditya, मतलब मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन, अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर पाते हो, मतलब 1 फुल सेट एंड अनदर हाफ सेट, मतलब 2 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। Since you have been attending for long, Aditya, that's why I'm giving you this target for you. Other students, those who have started from June, guys, 2 questions, 2 to 3 क्वेश्चन, जो मैंने LRDI के मैराथन पार्ट 2 में मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी। जैसे ये वाला क्वेश्चन था दोस्तों, देखो ये वाले क्वेश्चन में, मतलब अगर ये सेट आपसे बना नहीं, लेकिन अगर आप अलर्ट हो और आपने डेटा पूरा अच्छे से पढ़ा है, तो इमीडिएटली आपको समझ में आना चाहिए यार कि 4 लैंग्वेज है, ये हो चुका है, 2 लैंग्वेज यही है, तो रॉबर्ट की 2 लैंग्वेज है, सीरियसली आप उससे कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सपोज ऐसा हुआ कि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे, तो उसमें से टिक कर लो, दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटेजी, बिकॉज अल्टीमेटली 2 ऑप्शन आपने किससे एलिमिनेट किए? आपके ऑब्जर्वेशन से ही एलिमिनेट किए है ना, so that's also fine. Try to maximize your score in mocks. Okay, fine. Sandeep is asking, sir, from where we can do practice more questions? संदीप देखो, अनअकैडमी का बुक है, और मतलब अनअकैडमी के प्लस क्लास के अंदर मैं काफी सारे सेट्स देता हूँ, फिर जब आप मॉक्स लिखते हो उसके अंदर सेट्स होते हैं, तो प्लस स्टूडेंट्स को मैंने एक सिंपल सा टारगेट दिया है, ठीक है। इफ यू आर अ प्लस स्टूडेंट दोस्तों, आपको LRDI के लिए सिर्फ 4 सोर्सेस यूज करने हैं, ओनली 4 सोर्सेस, दैट्स इट। व्हिच आर दोस 4 सोर्सेस? माय प्लस सेशंस, ठीक है, उसके अंदर मैं काफी सारे अलग अलग सेट कराता हूं। फिर माय फ्री सेशंस, जो मैं यूट्यूब पे करता हूं या फिर यहां पे करता हूं, ठीक है। उसके अलावा अनअकैडमी मॉक्स, अगर आपने 25 मॉक भी लिए, हर एक मॉक में 4 सेट हो गए, तो 100 सेट्स यहां से हो जाएंगे टिल नवंबर एटलीस्ट, मैं कह रहा हूं। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट ये वो होगा। सो अनअकैडमी मॉक्स, एंड अनदर थिंग इज माय बुक, माय LRDI बुक। वो कहां से मिलेगा? अनअकैडमी का ही बुक है, ठीक है। सो अनअकैडमी बुक, उसमें पार्ट 1, ठीक है। ये 4 चीजें अगर आपने कर ली दोस्तों, इसके बाहर मुझे नहीं लग रहा है आपको कुछ भी करने की जरूरत है, डन हो गया, ठीक है। गुड मार्क्स फॉर मॉक नाउ। प्रवीण वो डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कब से प्रिपरेशन शुरू किया, ठीक है, उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सपोज यू आर अ नॉन इंजीनियर, एवरेज एट मैथ्स, ठीक है, एवरेज एट मैथ्स एंड वर्बल एंड ऑल, ठीक है।
एंड यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फ्रॉम जून, आपने जून से शुरू किया, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो मेरा बेसिक्स ऑफ मैथ्स है वो रिवाइज कर लो, इट शुड टेक हार्डली 7 days, ठीक है। फिर बेसिक एलआरडीआई सेशन, जैसे ये सीरीज के भी एलआरडीआई के सेशन अटेंड कर लिए, इतना आपने कर लिया तो भी आप मॉक के अंदर 25 प्लस मार्क्स ला सकते हो, 25 प्लस मार्क्स ला सकते हो। So anyone within first 15-20 days of preparation by completing basics and going through my 10 sessions of LRDI, जो मैंने बिगिनर्स बैच में फ्री सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए कोई प्लस सब्सक्रिप्शन कुछ भी जरूरत नहीं, तो भी आप 25 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो 25 का 30 होगा, फिर 35 होगा, 40, 45, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। सी बीच में कभी डाउन भी आएगा, अगर कोई मॉक टफ आ गया या फिर आपका एक मॉक के अंदर कंसिस्टेंटली 4 मॉक में एलआरडीआई का एक सेट सॉल्व हो रहा था, लेकिन एक मॉक के अंदर पूरा सेट ही गलत हो गया, तो वो नीचे जाएगा, तो उसको इग्नोर कर देना है, उसको स्क्रैप कर देना है, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज आप अगर इस तरीके से जाओगे तो भी आप कंफर्टेबली नवंबर तक 80 प्लस पहुंच सकते हो, 80 प्लस, which itself is more than 95 percentile. Are you getting this point? अब अगर सपोज आप इंजीनियर हो और आप जून से शुरू करते हो तो मे बी यू माइट टेक अ लिटिल लेसर टाइम, मैथ्स अच्छा है तो शायद आप थोड़ा ज्यादा स्कोर करोगे, 30-35 भी कर सकते हो, राइट? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट या मुझे ऐसा लग रहा है कि विद बेसिक्स यू कैन गेट 25 प्लस मार्क्स अगर आपका एवरेज है, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में अगर आप 2 पैसेज भी पढ़ोगे, 40 मिनट में 2 पैसेज पढ़ो और उसमें से एक आध 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये शॉर्ट सही होगी, बस वही 2 क्वेश्चन करो, ठीक है, ज्यादा ओवर अटेम्प्ट करो ही मत। तो अगर आप हर एक सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन करते हो, अगर दोनों सही है तो 6 क्वेश्चन सही हो गए, 18 मार्क्स तो वहां पे हो गए। प्रवीण दैट्स फाइन ना, 60 प्लस नहीं जा रहा है तो तुमने प्रिपरेशन कितना किया है? अगर तुमने पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर दिया है और 60 प्लस नहीं जा रहा है तो एक सवाल आ सकता है, हाँ पर तुमने सिलेबस कितना किया प्रवीण? 100% कर लिया क्या? तो फिर तो पढ़ाई करने का तरीका गलत होगा। फिर दूसरा एक चीज जो मैंने देखा है, देखो आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि हम लोग अभी ये जून में डिस्कशन कर रहे हैं, जून से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने नंबर्स किया, एरिथमेटिक किया, अलजेब्रा किया और सितंबर में भी आपका स्कोर जा ही नहीं रहा है, तो इसका इंडिकेशन सिंपल है कि आपका लर्न करने का तरीका गलत है, ठीक है, आप लर्निंग गलत तरीके से कर रहे हो, माइंड में वो मेंटल ब्लॉक लेके चल रहे हो कि मैथ्स मुझसे होने वाला नहीं है, ठीक है, पढ़ाई ठीक से कर नहीं रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आप लर्न कर रहे हो, भूल जाते हो, लर्न करते हो भूल जाते हो, लर्न करते हो भूल जाते हो। तो सितंबर में भी अगर आप देखोगे आपको नंबर्स अरिथमेटिक में दिक्कत ही हो रही है। तीसरी चीज है कि यू आर वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम इन टफ क्वेश्चंस, यू आर वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम इन एलओडी 3 क्वेश्चन जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको। ट्राई टू सॉल्व एलओडी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 and 2 क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो उसको देखो, जिसमें आपको एक सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन दिया है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें पूछा है कि मैक्सिमम एवरेज क्या हो सकता है एंड यू गेट स्टक। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कोई 5-6 लाइन का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है। ऑन एन एवरेज हर एक टॉपिक के आपको 40 से 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, अगर उससे ज्यादा कर सकते हो, जैसे अगर टीएसडी जैसा टॉपिक है तो यू माइट हैव टू सॉल्व 100-120 क्वेश्चंस। तो ये टारगेट रखो कि अगर टॉपिक ऐसा है जिससे कैट में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसके 100-125 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। टॉपिक ऐसा है जैसे उसके एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर मैं ले लो एचसीएफ एलसीएम, एक क्वेश्चन आ सकता है तो एचसीएफ एलसीएम के 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लॉगरिथम एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो उसके 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं नहीं ले रहा, प्रॉपर एक्सरसाइज से। अब क्लास में मेरा सेशन अटेंड किया तो मैंने आपको 30-40 क्वेश्चन तो वहां पे करवा दिया, ठीक है, उसके अलावा 40 क्वेश्चन खुद से कर लो, डन। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अभी क्लियर? सर फॉर एलआरडीआई डू वी नीड टू फोकस ऑन एलओडी 3? ओ आदित्य, मैं ये क्वांट की बात कर रहा था मेरे दोस्त, एलआरडीआई में तो कैट में शुरू ही मॉडरेट से होता है और डिफिकल्ट तक जाता है। तो एलआरडीआई में यस, इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में बहुत डिफिकल्ट सेट खुद से मत करो, कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा। बट अगर आपका 2 महीना से आप कर रहे हो प्रिपरेशन तो अब आप एलओडी 3 ले सकते हो
or give more time to yourself to solve that question, even if it is taking say 40-50 minutes for you to understand the logic by your own. solution को नहीं देखना है, ठीक है, solution को मत देखो हो सके तब तक. So what should be the learning method? Mansi, learning method should be like Amir Khan, perfectionist approach. ठीक है, perfectionist approach. मतलब आपने जो भी learn किया उसके अंदर डिटेल में क्वेश्चन पूछो कि क्यों है, ये कहां से आया, इसको मैं यूज कैसे करूंगा, इसका कोई अल्टरनेट तरीका हो सकता है. Are you getting this point? तो पहला वो हो गया. दूसरा कि कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर उसको मतलब उसका कोई नोट्स हो, ऐसे बहुत डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 या 2 पेज डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका एक टॉपिक का, जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर्मूले लिखे हुए, उसको रिवाइज करो, रेगुलरली रिवाइज करो. ऑन एन एवरेज एवरी 15 days यू नीड टू रिवाइज. अगर आप ये रिवीजन नहीं करोगे, यू विल बी इन डीप ट्रबल 2 months डाउन द लाइन. यू विल श्योरली गेट दैट फीलिंग कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता रहेगा. आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बहुत ही कॉमन चीज है ये. और अगर आप एकदम सिंपल तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों, ठीक है, माइंड में एक्सपेक्टेशन मत रखो. IIM अहमदाबाद, FMS 99.99, ये सब माइंड में रखो ही मत यार. बिल्कुल धोनी की तरह काम करो यार. मुझे जीतने के लिए नहीं खेलना है, मुझे एंजॉय करने के लिए खेलना है. फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन द आउटकम. आउटकम विल ऑलवेज बी बेटर देन द एक्सपेक्टेशन. बट अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ज्यादा फोकस आपका उसी के ऊपर रहेगा, प्लस एक्सपेक्टेशन विल कीप पुटिंग यू अंडर प्रेशर. अगर मेरे माइंड में IIM अहमदाबाद चल रहा है, तो एक तरफ मेरे माइंड में परसेंटाइल का प्रेशर रहेगा, दूसरी तरफ मेरे माइंड में ये भी चलेगा कि मेरा प्रोफाइल मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूं. तो कभी मैं कैट की प्रिपरेशन पे फोकस करूंगा, कभी मैं अपने प्रोफाइल को लेके बैठ जाऊंगा और कैट की प्रिपरेशन साइड में रख दूंगा. तो मैं अल्टीमेटली टेंशन में ही रहूंगा. बट अगर मैं उसकी जगह पे एक सिंपल सा गोल सेट कर लूं यार, कि मुझे हर रोज न्यूज़पेपर रीड करना है, अपने हॉबीज को परस्यू करना है, ठीक है, और अपने अगर ग्रेजुएशन चल रहा है तो मुझे थोड़ा टाइम ग्रेजुएशन के लिए डिवोट करना है, और मुझे कैट की प्रिपरेशन में अपने टॉपिक्स कंप्लीट करते जाना है, और मुझे साथ में रिवीजन करना है, मॉक्स लिखना है, खत्म. ठीक है, और जो भी करना है समझ के करना है. अगर आप इतना सिंपल प्रोसेस रखोगे ना, तो आपके ऊपर बर्डन ही नहीं आएगा. करके देखो, कभी 15 दिन के लिए इंप्लीमेंट करो. ठीक है दोस्तों. और कॉलेज अभी आपको तो अप्लाई करने ही नहीं है. आगे के 3 महीने तक आपको कोई कॉलेज में फॉर्म नहीं बना है, आपको सिर्फ एग्जाम का फॉर्म आएगा, वो भी अगस्त में आएगा. तो उसका लोड ही नहीं लेना है, मैं तो कहता हूँ. ठीक है, यस, श्योर. That's it guys, so we'll keep discussing and see you tomorrow at 6 p.m.